Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic Partnership Organization. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सोल प्रोप्राइटरशिप के टॉपिक को कवर किया था, आज के लेक्चर में हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक को कवर करेंगे। क्या मतलब होता है पार्टनरशिप का? A partnership is a kind of business where a formal agreement between two or more people is made and agreed to be the co-owners, distribute responsibilities for running an organization and share the income or losses that the business generates. यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की उस फॉर्म को कहा जाता है जहां दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स या इंडिविजुअल्स के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है और उस फॉर्मल एग्रीमेंट के बेसिस पर जितने भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स हैं वो अपनी कैपिटल को एक पर्टिकुलर रेशियो में कंट्रीब्यूट करते हैं और वो उस पर्टिकुलर बिजनेस के को ऑनर बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस के ऑपरेशंस को रन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिजनेस को या ऑपरेशन को उसके कंटिन्यू करते हैं और उसके साथ साथ जो भी उसकी इनकम होती है या फिर जो भी उसके लॉसेज होते हैं उनको वो एक प्रॉपर रेशियो में शेयर करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो हम इस टाइप के फॉर्मल एग्रीमेंट को पार्टनरशिप का नाम देते हैं। अगर मैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप के रिलेशन में जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उनको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉर्म किया और जितनी भी पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं वो इस पर्टिकुलर एक्ट में अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि वो रजिस्टर्ड कराएं ही कराएं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो रजिस्टर कराना चाहती हैं या नहीं कराना चाहती हैं, लेकिन वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म कर सकती हैं। लेकिन जो भी पार्टनरशिप फर्म्स इस पर्टिकुलर एक्ट में अपने आप को रजिस्टर्ड कराती हैं उनके डिफरेंट पार्टनरशिप फर्म के एस्पेक्ट्स और फंक्शंस को इस एक्ट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है। और पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, एक बार उसको स्टडी कर लेते हैं हम। Partnership is an association between two or more individuals or parties who have accepted to share the profits generated from the business under the supervision of all the members or on behalf of other members. यानी कि इन्होंने भी पार्टनरशिप को किस बेसिस पर डिफाइन करा है, इन्होंने दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के एसोसिएशन को पार्टनरशिप कहा है या दो या दो से ज़्यादा पार्टीज के एसोसिएशन को उन्होंने पार्टनरशिप कहा है। जहाँ होता क्या है कि जो भी बिजनेस रन किया जा रहा है उस बिजनेस में प्रॉफिट जो भी जनरेट होता है उसको एक प्रॉपर रेशियो में शेयर किया जाता है और जिस रेशियो में शेयर किया जाना है वो हर किसी को एक्सेप्टेबल होता है और उसके साथ साथ जो बिजनेस का सुपरविजन रहता है वो सारे मेंबर्स के द्वारा रहता है या फिर कुछ मेंबर्स बाकी सबके बिहाफ पर उस बिजनेस को प्रॉपरली सुपरवाइज कर रहे होते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर एसोसिएशन को पार्टनरशिप का नाम देते हैं। ये कहना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। ओके, वन मोर डेफिनेशन इज देयर अकॉर्डिंग टू किम्बल ने भी इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। क्या है डेफिनेशन ये? अ पार्टनरशिप और फर्म इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस हु हैव जॉइंट कैपिटल और सर्विस फॉर प्रोसिक्यूटिंग ऑफ सम एंटरप्राइज। यानी कि किसी भी एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज को प्रोसिक्यूट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको रन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब एक पर्सन्स का ग्रुप अपनी कैपिटल या सर्विसेज को ज्वाइन कर दे तो उसके बेसिस पर जिस फर्म को फॉलो किया जाता है उसे हम पार्टनरशिप फर्म का नाम देते हैं। ये कहना था किम्बल का। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के कुछ बेसिक फीचर्स है, जैसे पहला बेसिक फीचर है इसका नंबर ऑफ पर्सन्स। पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए आपको कम से कम दो पर्सन्स या दो इंडिविजुअल्स या दो पार्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। कम से कम दो पार्टीज तो होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो मैक्सिमम की लिमिट थी, जो पहले एक्ट था उसमें इसकी लिमिट 20 थी, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 के इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो कंपनी के रिलेशन में लिमिट बढ़ाई गई थी प्राइवेट कंपनी की,
तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप फर्म की भी लिमिट बढ़ा दी गई थी और अब ये जो लिमिट है वो 20 से बढ़कर 50 हो चुकी है। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 पर्सन्स या 2 पार्टीज या 2 इंडिविजुअल्स का होना जरूरी है और मैक्सिमम इसके अंदर 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। ओके, सेकंड फीचर है इसका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, यानी कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पार्टीज के बीच में एक फॉर्मल एग्रीमेंट फॉलो किया जाता है, यानी कि जब एक कॉन्ट्रेक्चुअल या एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाता है उसके बाद ही पार्टनरशिप फर्म को आगे बढ़ाया जाता है या उसके बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन इससे पहले इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें सारे के सारे मेंबर्स एग्री भी होते हैं और प्रॉपर्ली अपने साइन भी करते हैं और उसके बेसिस पर वो अपने एग्रीमेंट को शो करते हैं और इसके लिए एक पार्टनरशिप डीड तैयार की जाती है और उस पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप फर्म के रेफरेंस में डिफरेंट टाइप की टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं जिस पर हर मेंबर एग्री होता है और इस एग्रीमेंट को शो करने के लिए वो अपने साइन भी इसमें रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरह से जो पार्टनरशिप है ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। थर्ड वन इज द नो लीगल डिस्टिंक्शन बिटवीन फर्म एंड पार्टनर। फर्म और पार्टनर के बीच में किसी भी टाइप का कोई भी लीगल डिफरेंस नहीं होता है, कोई भी लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप और प्रॉपर्टी था, सोल प्रोप्राइटर था, उन दोनों के बीच में कोई भी लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होता है। इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स के बीच में कोई भी लीगल डिस्टिंक्शन नहीं होता है। जैसे कंपनी से अगर कंपेयर करेंगे तो कंपनी और उसके जो मेंबर्स होते हैं या जो शेयरहोल्डर्स होते हैं उनके बीच में एक लीगल डिस्टिंक्शन होता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म को एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर ट्रीट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बेसिक फीचर इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी और इसी वजह से क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर कंपनी को डिफरेंट टाइप के पेमेंट्स उसने लोन ले रखा है और उस लोन को उसको रिपे करना है तो उस लोन को रिपे करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, जो पार्टनर्स हैं उसके वो चाहे वो कंपनी की प्रॉपर्टी, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को सेल करे या फिर वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को सेल करे, उसको पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लायबिलिटी है वो उन पर्टिकुलर पार्टनर्स की ही होती है। उन्हें 100% उसको पे करना ही करना है। तो इसी वजह से जो लायबिलिटी रहती है पार्टनर्स की दैट इज अनलिमिटेड। फिफ्थ वन इज द प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप फर्म को जो रन किया जाता है वो प्रॉफिट को अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है, क्योंकि सिंगल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी कैपिटल होती नहीं है कि उसके बेसिस पर बिजनेस को रन किया जा सके। तो इसी वजह से डिफरेंट पार्टनर्स क्या करते हैं, अपने कैपिटल को एक प्रॉपर रेशियो में कंट्रीब्यूट करते हुए बिजनेस को रन करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न किया जा सके। तो इसका जो मोटिव है दैट इज द टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। नेक्स्ट वन इज द पार्टनर एज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। यानी कि जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो उसमें जितने भी पार्टनर्स हैं वो उसके को ऑनर तो होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसके एजेंट की तरह भी वर्कआउट करते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को रन करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इनके बीच में डिवाइड कर दिया जाता है और जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके बीच में डिवाइड होती हैं उसके अकॉर्डिंग इनको वर्कआउट भी करना पड़ता है एज एन एजेंट। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो प्रिंसिपल यानी कि को ओनर की तरह भी वर्कआउट करते हैं और उसके साथ साथ वो एजेंट की तरह भी वर्कआउट करते हैं। क्लियर? तो दिस इज अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज द एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, किस तरह से एडवांटेजेस है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, इसके कुछ मेरिट्स हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। द फर्स्ट वन इज द इजी फॉर्मेशन। फॉर्म करना बहुत आसान होता है इसमें, ठीक है। वेरी लेस लीगल फॉर्मेलिटीज आर देयर। केवल पार्टनर्स को यानी कि जो इंडिविजुअल पर्सन है उनको एक साथ आना होता है, अपनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट करना होता है और उसके बेसिस पर उन्हें अपने बिजनेस को रन करना होता है। यानी कि पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करना बहुत आसान होता है और इसके लिए बहुत कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। आप चाहो तो पार्टनरशिप एक्ट में अपने को रजिस्टर्ड करा सकते हो और अगर ना चाहो तो भी आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेस को लेकर यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को फोकस किया जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपनी कैपिटल को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर नए पार्टनर्स को ऐड करना चाहे तो उसको भी ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह से जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने ऑपरेशंस को प्रॉपर्ली चेंज भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल सिचुएशंस। तो इसी वजह से इस अप्रोच को फोकस करने की वजह से हम कह सकते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी अप्रोच में एक फ्लेक्सिबिलिटी रहती है और उस फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा उठाते हुए एनवायरमेंटल चेंजेस अगर कोई भी होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये अपनी वर्किंग को भी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती है। थर्ड एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन इज पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड स्किल्स ईटीसी।
ये एक एडवांटेज हो गया, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में केवल एक ही पर्सन होता है जो कैपिटल को अरेंज करता है और बिजनेस को रन करता है उसके बेसिस पर। लेकिन जब हम पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज की पूलिंग की जा सकती है, क्योंकि दो से ज़्यादा पर्सन होते हैं, दो या दो से ज़्यादा। तो जब ये पर्सनस कलेक्ट होते हैं और पार्टनरशिप फर्म को रन करते हैं तो हर किसी के बेसिस पर रिसोर्सेज को अरेंज किया जाता है, हर किसी के पास अलग अलग स्किल्स की अवेलेबिलिटी होती है। तो एक तरीके से यहाँ आपके पास लार्ज क्वांटिटी में कैपिटल भी अरेंज हो जाती है और डिफरेंट स्किल्स के पर्सन्स भी एक प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर पाते हैं, जिसका फायदा बिजनेस को मिलता है। नेक्स्ट वन इज द डायरेक्ट स्टिमुलस। देयर इज अ डायरेक्ट स्टिमुलस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूंगा तो यहाँ पर एक डायरेक्ट स्टिमुलस है, डायरेक्ट मोटिवेशन है। किस तरह से? अगर आप पार्टनरशिप फर्म को आगे बढ़ाने के लिए जितनी ज़्यादा वर्कआउट करोगे, जितना हार्ड वर्क करोगे, उतना ही आप बिजनेस को सक्सेसफुल वे में रन कर पाओगे और उतना ही बिजनेस का प्रॉफिट एंश्योर हो सकेगा। तो मोर हार्ड वर्क मोर प्रॉफिट, ये एक मूल मंत्र रहता है पार्टनरशिप फर्म के रेफरेंस में। तो इसी वजह से जितने भी पार्टनर्स हैं उनके रिलेशन में एक डायरेक्ट स्टिमुलस होता है उनके पास, और उस स्टिमुलस को ध्यान में रखते हुए ये ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, जिससे कि पार्टनरशिप फर्म को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके और उसके बेसिस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट को अर्न किया जा सके, जो इनका मेन मोटिव होता है। नेक्स्ट वन इज द प्रॉम्प्ट एंड बैलेंस्ड डिसीजन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग फॉलो होती है उसमें, तो वहाँ पर एक बैलेंस्ड डिसीजन की पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती है। लेकिन जब क्या होता है कि जब आप डिफरेंट स्किल्स के और डिफरेंट ओपिनियंस के पर्सन्स के साथ में मिलकर किसी भी डिसीजन को फाइनलाइज करते हो, तो क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ पार्टनर्स कंपैरेटिवली कंपनी के कंपैरेटिवली कम होते हैं, तो एक तो आप प्रॉम्प्टली इसको फॉलो कर सकते हो और एक साथ बैठकर एक प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ भी मूव कर सकते हो, क्योंकि हर कोई अपने अपने व्यूज़ देगा और जब उन व्यूज़ को रिफाइंड किया जाएगा तो जो रिफाइन के बाद व्यूज़ या डिसीजन आएगा निकल कर वो एकदम एक्यूरेट होगा, वो एब्सोल्यूट होगा। तो उसके बेसिस पर पार्टनरशिप फर्म को मैक्सिमम बेनिफिट होता है। नेक्स्ट वन इज द डिवीजन ऑफ रिस्क भी डिवाइड हो जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे तो वहाँ अकेला बंदा था जो कंप्लीट रिस्क को बियर कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन्स कलेक्ट हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ में हाथ मिला के बिजनेस को रन करते हैं। तो जितने ज़्यादा मेंबर्स या जितने ज़्यादा पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के अंदर होंगे उतना ही ज़्यादा रिस्क कम होता चला जाएगा, क्योंकि वो उतने ही ज़्यादा लोगों में डिवाइड होता चला जाएगा। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग क्रेडिट पोजीशन। ऑब्वियसली जब रिसोर्सेज की पूलिंग होगी तो उस पूलिंग की वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल फॉर्मेशन होगी वो हाईएस्ट होगी, मतलब वो मैक्सिमम होगी, और उस कैपिटल या उस पर्टिकुलर लार्ज कैपिटल की अवेलेबिलिटी की वजह से इसकी जो क्रेडिट पोजीशनिंग होगी वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि अब आप पहले के मुकाबले ज़्यादा स्केल पर बिजनेस को रन कर सकते हो। और जब आपका एक बिजनेस मीडियम लेवल पर रन कर रहा है तो उस केस में बैंक को भी आपको लोन देने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी जो रिपेइंग कैपेसिटी है वो स्ट्रॉन्ग है, और उस रिपेइंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए बैंक आपको आसानी से लोन दे सकती है। तो आपकी जो क्रेडिट पोजीशनिंग है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। नेक्स्ट वन है द सीक्रेसी, क्योंकि जो बिजनेस के रिलेशन में डिसीजंस को फॉलो किया जाता है, स्ट्रेटजीज को फोकस किया जाता है, दैट इज मेंटेन्ड एज अ सीक्रेट। वो सब पार्टनर्स के बीच में एक सीक्रेट रहता है और वो उस बिजनेस को प्रॉपर्ली रन करने के लिए सीक्रेट वे में डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज को फॉर्म करते हैं। तो सीक्रेसी को मेंटेन करना इजी रहता है इन केस ऑफ द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन इज द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब है जिन पर्टिकुलर पार्टनर से कम अमाउंट में अपना कैपिटल अरेंज किया है, तो उनके भी इंटरेस्ट को ध्यान में रखा जाता है, उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाता है। हर किसी को पार्टनरशिप फर्म में बोलने की इजाजत होती है, और जब कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो हर किसी को ओपिनियन ली जाती है, उसके बेसिस पर ही डिसीजन को फाइनलाइज किया जाता है। तो इस तरह से माइनॉरिटी जो पार्टनर्स है उनके भी इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज द लेस इंसिडेंस ऑफ टैक्स। टैक्स का जो बर्डन होगा वो कम रहेगा, क्योंकि कंप्लीट जो टैक्स है वो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा पे किया जाएगा। अब उस पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जो टैक्स पे किया गया उसमें कंट्रीब्यूशन हर किसी पार्टनर का होगा, तो एक तरीके से जो टैक्स का बर्डन पड़ा एक पर्सन पर वो कम से कम पड़ता है, क्योंकि वो डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द एनकरेजमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी कि एक दूसरे पर भरोसा रहता है, और म्यूचुअल ट्रस्ट को एनकरेज करने के लिए डिफरेंट टाइप के एक्ट्स को इनके द्वारा फॉलो किया जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा म्यूचुअल ट्रस्ट होगा पार्टनर्स का एक दूसरे पर उतना ही बिजनेस सक्सेसफुल वे में रन हो सकता है। तो पार्टनरशिप फर्म में सबसे खास बात क्या होती है कि म्यूचुअल ट्रस्ट को लेकर एफर्ट्स किए जाते हैं, जिससे कि इसको प्रॉपर्ली एनकरेज किया सके और पार्टनरशिप फर्म को सक्सेसफुल वे में आगे बढ़ाया जा सके। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। नाउ वी कम टू द डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन की? द वेरी फर्स्ट वन इज द लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के कंपैरिजन में पार्टनरशिप फर्म को फॉलो करें तो
इनके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो एक लिमिटेड क्वांटिटी तक होती हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो लिमिट है वो 50 पार्टनर्स की है। इतने लंबे पार्टनर्स तक कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। तो एक तरीके से जो नंबर ऑफ पार्टनर्स इसमें ऐड होते चले जाते हैं, उनके बेसिस पर कैपिटल तो इंक्रीज होती है, लेकिन फिर भी वो एक लिमिटेड लेवल तक ही इंक्रीज की जा सकती है। अगर आपको और ज़्यादा लार्ज स्केल पर बिजनेस को रन करना हो तो आप पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पर उसको रन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज क्या है कि लायबिलिटी इसकी अनलिमिटेड होती है, यानी कि इन केस ऑफ द लॉस टू द फर्म, तो क्या होता है जब लॉस होता है फर्म को बहुत ज़्यादा, तो उस केस में जो कंप्लीट लायबिलिटी है वो उन पार्टनर्स की रहती है। भले ही उसके लिए उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी ही क्यों ना सेल करनी पड़े, लेकिन वो उस लॉस को रिकवर करना उनकी मजबूरी बन जाता है, क्योंकि लायबिलिटी क्या होती है उनकी अनलिमिटेड होती है। इसके साथ साथ इनस्टेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर पार्टनरशिप में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर झगड़ा हो जाता है, क्वारल हो जाता है, या कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है, या उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग लगातार डिस्टर्ब होती चली जाती है, तो उसके साथ साथ उसके खत्म होने के यानी कि एंड होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से इस फॉर्म में इनस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ये भी रहता है इसके अंदर कि जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में एक हार्मोनी ऑफ इंटरेस्ट की कमी रहती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि पार्टनरशिप फॉर्म है, मेरा तो अकेला फायदा है नहीं, सभी का फायदा है इसके अंदर, तो सभी को काम करना चाहिए। तो इसी वजह से कंप्लीटली फर्म डिटर्मिनेशन के साथ में वर्कआउट करने में कहीं ना कहीं एक पार्टनर्स की हेजिटेशन इन्वॉल्व रहती है, जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म के थ्रू रन किया जाने वाला बिजनेस आगे नहीं बढ़ पाता है जितना सक्सेसफुल वे में उसको आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट वन इज द लेस इंड्यूसमेंट टू वर्क। दे आर लेस इंड्यूस्ड टू वर्क फॉर द सक्सेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। इंड्यूसमेंट में कम क्यों होता है, क्योंकि वही पॉइंट रहता है फिर से ना कि अलॉट्स ऑफ पार्टनर्स आर देयर, और होता क्या है कि एक पार्टनर का वर्कआउट कर रहा है और उसे लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहा हूँ, बाकी पार्टनर्स मेरे कंपैरिजन में वर्कआउट इतना नहीं कर रहे हैं। तो एक टाइम के बाद वो क्या सोचता है कि मेरा ही प्रॉफिट थोड़ी ना होना है बिजनेस पार्टनरशिप फर्म के अंदर, और भी पार्टनर्स हैं, उनको भी अपना प्रॉफिट जनरेट करना है, तो उन्हें भी वर्कआउट करना चाहिए। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए वो अपने वर्किंग को लेकर डिस्करेज हो जाता है, और एक इंड्यूसमेंट क्या होता है उसका डिक्रीज होने लगता है वर्क के लिए। नेक्स्ट वन इज द लैक ऑफ पब्लिक फेथ। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सीक्रेसी के साथ में मेंटेन की जाती है, पब्लिक के साथ में किसी भी तरीके से शेयर नहीं की जाती है। तो इसी वजह से पब्लिक फेथ को ये गेन कर पाने में लगभग अनसक्सेसफुल रहते हैं। जबकि कंपनी में जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के वो पब्लिकली ओपन होते हैं। पब्लिक में से कोई भी पर्टिकुलर पर्सन कंपनी के किसी भी डॉक्यूमेंट को पब्लिकली इंस्पेक्ट कर सकता है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में वो ऐसा नहीं कर सकता। इसी वजह से पब्लिक फेथ बहुत ज़्यादा मुश्किल से बन पाता है पार्टनरशिप फर्म के केस में। एंड द लास्ट वन इज द लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी की कमी होती है, क्योंकि डिसीजन किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा या इंडिविजुअल पार्टनर के द्वारा नहीं लिए जाते हैं। जितने भी पार्टनर्स हैं, जब तक सारे पार्टनर्स उस डिसीजन पर एग्री नहीं हो जाते हैं, तब तक उसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते हो। तो इसी वजह से डिले हो जाता है डिसीजन को फॉलो करने में, क्योंकि एक प्रॉपर सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी अवेलेबल नहीं होती है डिसीजंस को फाइनलाइज करने के लिए। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंट डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।